Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and today we are going to continue the next topic of the chapter number 2, stock and flow. So let's start it. सबसे पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट है स्टॉक का. जब भी हम एक स्टॉक की बात करते हैं राइट, जब भी हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये रेफर करता है क्वांटिटी मेजर. जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं एक निश्चित समय पे, ये चीज़ याद रखनी है. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है आप किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं हम स्टॉक. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आप देखते हैं 1 जनवरी 2020 को देयर मे बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट. अगर आप एक पर्टिकुलर तारीख की बात करते हैं और उस तारीख को जो भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो क्या है, स्टॉक है. एक निश्चित समय पर हम बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो नेक्स्ट हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं फ्लो को, अगर फ्लो का हम देखें, फ्लो का मतलब होता है कि जब भी हम क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय के दौरान, मतलब जैसे 1 साल के दौरान, 1 महीने के दौरान या फिर 1 हफ्ते के दौरान. तो ऐसे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि यू मे गेटिंग 1500 रुपीज़ पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस. ठीक है, जैसे हर महीने आपको 1500 रुपये जो दिए जाते हैं. यू मे बी स्पेंडिंग 50 रुपीज़ एवरी डे, या तो आप 50 रुपये रोज़ स्पेंड करें. और यू मे गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट. और या फिर हो सकता है कि आप इसको बैंक में डिपॉजिट करवाएं और आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाए. तो ऑल दिस वैल्यू और क्वांटिटीज़ जो है ये क्या है, फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इसको मेज़र कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. मतलब या तो आर के अकॉर्डिंग या डे के अकॉर्डिंग या फिर एक महीने के दौरान या फिर 1 साल के दौरान. मतलब एक निश्चित समय की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहे हम. ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द डे, उसके दौरान बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर बेसिक हमारे एग्जाम्पल रहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंटरेस्ट. ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं किसके, आपके फ्लो वेरिएबल्स के. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. स्टॉक की बात करते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो की बात करते हैं तो आपका रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. और एक यहाँ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिए गए हैं, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट. एक बार आप इसकी रीडिंग ले सकते हो. यहाँ पर देखिए हम इसको डिफरेंस से समझते हैं, डिफरेंस से आपको क्लियर होगा. फर्स्ट कहता है यहाँ पर स्टॉक. स्टॉक रेफर करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ समझो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन फ्लो जो है वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के निश्चित समय की नहीं, एक समय के दौरान की बात करता है. ठीक है, ये जो है टाइम डायमेंशनल नहीं है, इसके अंदर कोई टाइम नहीं है कितने समय के दौरान, एक निश्चित पॉइंट की बात करता है. ये टाइम डायमेंशनल होता है आपका. ठीक है, जैसे आपका यहाँ देखिए पर आवर है, पर मंथ है, पर ईयर है, ऐसे. स्टॉक जो है इम्पैक्ट करता है फ्लो को. इसने ये बात कही कि स्टॉक इम्पैक्ट करेगा फ्लो को, और इधर कहता है कि फ्लो इम्पैक्ट करता है स्टॉक को. कैसे, ये अभी हम समझते हैं फिगर की हेल्प से. नेक्स्ट पेज पे आइए. यहाँ पर आपको ये फिगर दिया है. ठीक है, यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक बैंक है, ये है आपका बैंक, और बैंक में आपके क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट है जिसके अंदर 20,000 रुपये पड़े हैं 1 तारीख को पहले महीने और 2020 को. तो ये क्या कहना चाहता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये स्टॉक है. अब इधर से आपको देखिए तो ये फ्लो कंसेप्ट है. फ्लो कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने डिपॉजिट किए 2,000 रुपये पर मंथ. ठीक है, आप 2,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट कराते हैं. और यहाँ पर एक फ्लो कंसेप्ट क्या कहता है कि आप विड्रॉल भी करते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ निकालते हैं. तो ये दोनों कंसेप्ट जो है, ये वाला कंसेप्ट है आपका, और जो ये कंसेप्ट है, ये दोनों फ्लो बता रहे हैं, और ये स्टॉक. अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं, देखिए जैसे ही आपका फ्लो डिपॉजिट होगा, इधर से डिपॉजिट होगा यहाँ पर, तो क्या आपका स्टॉक नहीं बढ़ जाएगा. ठीक है, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा. जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे तो आपका स्टॉक घट जाएगा. तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना क्या फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या. ठीक है, तो इसलिए कहता है कि आपका स्टॉक एंड फ्लो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. आपकी स्टॉक ऑफ सेविंग जो है डिपेंड करता है आपके फ्लो ऑफ डिपॉजिट पर. यहाँ पर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है. जो आपका स्टॉक ऑफ सेविंग है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन योर फ्लो ऑफ डिपॉजिट इनटू योर सेविंग अकाउंट. लाइकवाइज जो आपका फ्लो विड्रॉल है वो भी डिपेंड करता है आपका स्टॉक ऑफ सेविंग पर. तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. राइट, ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इनका रहता है.
नेक्स्ट है आपका फोर्थ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं। फर्स्ट आपका सेक्टर होता है इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर। फर्स्ट आपका है यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कहता है कि इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर। वो कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, और वो हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं किस चीज़ के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड होती है, लेबर होती है, ठीक है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल होता है, ठीक है, ये भी फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और एक क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर किसको माना जाता है? इसको हाउस होल्ड को माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और एक क्या है? ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होता है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर सेकंड सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर क्या होता है? इंक्लूड करता है वो सारी यूनिट्स, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, फर्म्स इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो फर्म क्या करती है? हायर करती है, परचेज करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ से? हाउस होल्ड से, और फिर उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। थर्ड आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ये गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर एजेंसी की तरह भी काम करती है और प्रोड्यूसर का भी काम करती है, ठीक है। अगर वेलफेयर एजेंसी का काम करती है तो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ये सब प्रोवाइड करती है, ठीक है, पब्लिक के लिए काम करती है। एंड द नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करते हैं, मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ये, या फिर हम कहें कि कैपिटल का अगर फ्लो होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, सिर्फ सामान का लेन देन ही नहीं, अगर कैपिटल का भी लेन देन अगर फ्लो होता है बीच में, तो वो भी आपका किस में आता है? एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आता है। तो ये 4 तरह के सेक्टर होते हैं, आपको जो है याद रखने हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका कि ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए, ये क्या कहता है कि ईच सेक्टर, जो सभी सेक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, इकोनॉमी के हैं, डिपेंड करते हैं अपॉन द अदर इन द वन वे और द अदर वे। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जब ये डिपेंड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी। इसको इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करते हैं? अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये कहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। कैसे? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर ही तो सामान बनाता है, सामान बनाकर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। और वो सामान किसको दिया जाता है? ये प्रोड्यूसर सामान बनाकर किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हम जैसे लोग जो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, तो हम कहाँ से खरीदते हैं? प्रोड्यूसर बनाता है तभी खरीदते हैं, तो हम लोग डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हाउस होल्ड सेक्टर पे, क्योंकि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है यही तो मालिक है, ठीक है, यही तो क्या है? ओनर है किस चीज़ का? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल सब इसके पास है। तो अब यहाँ पर प्रोड्यूसर डिपेंड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर पे। अब सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ कहता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड है, हाउस होल्ड पे भी, क्योंकि इसको यहाँ से टैक्स या नॉन टैक्स की फॉर्म में कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो अपने रेवेन्यू के लिए जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी, और गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? हाउस होल्ड सेक्टर पे भी। अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड ये डिपेंड करते हैं, ये भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है कि अगर हम इन सब चीज़ों की अगर ध्यान दें तो ये इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी की वजह से लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो, एक फ्लो जनरेट होता है। अब वो फ्लो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी फ्लो भी हो सकता है और रियल फ्लो भी हो सकता है। अब ये क्या होता है मनी फ्लो, रियल फ्लो? अब इसको हम समझेंगे, बस आप एक बार इतना याद रखो कि जो इंटरसेक्टरल हमने ये स्टडी किया, इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस मतलब ये सारे सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसकी वजह से इंटरसेक्टरल फ्लो जनरेट होता है। अब नेक्स्ट देखो रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? इसको हम एग्जांपल से इससे देखते हैं, फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। रियल फ्लो का मतलब होता है कि जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो दो सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो
उनके अंदर जो फ्लो हो रहा है ना वो पैसे का नहीं हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले तो है ये हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब एक है यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसके पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, अपना ये सारा सामान इसको दे देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को, इसने दे दिया। अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये सब लेकर इनसे सामान बनाएगा और सामान बनाकर इसको हाउस होल्ड वाले को बेच देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म। ये बनाता है सामान और ठीक है, ये सामान बनाएगा और बनाकर जो है इसको बेच देगा। अब यहाँ पर कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ, इसने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की और इसने सामान बनाकर इसको बेच दिया। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है। अगर अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे ये क्या कहता है। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, पैसे की बात नहीं की गई है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं मनी फ्लो, तो मनी फ्लो के अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे दो सेक्टर है, ठीक है। अब एक सेक्टर है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपका है प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर से वही सेक्टर। अब होगा क्या यहाँ पर कि जब हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसर को लैंड लेबर प्रोवाइड कर रहा था, तो ये भी तो बदले में उसको उसके रिगार्डिंग कुछ पेमेंट देगा, ठीक है। ये इसको पेमेंट देगा ना, तो ये इसको पेमेंट क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट देता है। कैसी पेमेंट देता है, देखो लैंड के ऊपर इसको क्या करता है, रेंट पे करता है। लैंड अगर प्रोवाइड किया तो रेंट पे करेगा, लेबर प्रोवाइड की है तो उसके लिए वेजेस देगा, ठीक है। और अगर कैपिटल प्रोवाइड किया है तो उसके लिए इंटरेस्ट देगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड किए हैं तो उसके लिए क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर इसने पहले ये सब प्रोवाइड किया था तो उसके बदले में ये सब उस चीज़ की पेमेंट करता है। अब इसके पास आ गए पैसे, ये सब कमाई आ गई इसके पास हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब इन पैसों से क्या करेगा, जो ये सामान खरीदेगा, जो इसने सामान बनाया है उन सामान को खरीद के उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर, ये क्या कहना चाहता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर इसको पेमेंट करता है, जो भी इसके फैक्टर यूज़ किए उसके अगेंस्ट पेमेंट देता है। जब इसके पास पैसा आता है तो ये इसका बनाया हुआ सामान खरीद लेता है। तो यहाँ पर फ्लो रहता है मेनली, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर मेनली फ्लो रहता है मनी का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो आई होप यहाँ तक कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो क्या होता है कि हमने ना यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ अभी तक स्टडी की हैं उससे उसका निचोड़ निकल कर ये आता है कि यहाँ पर ना तीन एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता। एक उस प्रोडक्शन से फिर इनकम जनरेट होती है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप इनके अगेंस्ट पेमेंट की गई थी तो वो इनकम जनरेट होती है। फिर उस इनकम को वो लोग क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर भी जनरेट होता है। तो ये तीन सिचुएशंस जो होती हैं ये इकोनॉमी में रहती हैं, और ये चीज़ें कहता है कि ये इकोनॉमी में कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। ये जो तीन एक्टिविटीज़ होती हैं इनको लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है। ये कभी भी इन इकोनॉमी में रुकती नहीं है और इनके बिना जो है इकोनॉमी एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगी, ये चीज़ आपको समझनी है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि ये हमारे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये ट्रेस करना कि ये बिगनिंग कहाँ से हो एक्टिविटीज़ का, और ये भी इम्पॉसिबल है जानना कि ये एक्टिविटीज़ एंड कहाँ होती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ से ख़त्म होती हैं, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पर कहना क्या चाहता है, मेन मुद्दा ये है कि ये कहता है कि जो ये तीन एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, ये इनकम की और ये एक्सपेंडिचर की, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं ये फ्लो वेरिएबल्स हैं, मार्केट में चलते रहते हैं। ये एक सर्कल जो है एग्जिस्ट करता है और इनके बिना जो है इनका ना बिगिनिंग है ना कोई एंड है, ठीक है। अब हम इसको ये डिपेंड कैसे करते हैं, इनका सर्कल कैसे चलता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हेल्प से। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल अगर आप देखते हैं, अब इसको हम समझते हैं सर्कल की हेल्प से। देखिए ये जो सर्कल है ये आपको क्या शो करता है, यहाँ पर तीन फेजेस रहने वाले हैं, ये तीन फेजेस हैं यहाँ पर। अब ये कैसे कंटिन्यू रहते हैं इनको आप वन बाय वन समझें। देखिए फर्स्ट हमारा रहता है फेज ऑफ प्रोडक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेज ऑफ प्रोडक्शन। अब फेज ऑफ प्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि प्रोडक्शन रेफर करता है वैल्यू एडिशन को,
वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आपने वुड वर्थ ₹5000 5,000 का लकड़ी खरीदा, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, चेयर में। चेयर में कन्वर्ट करते ही आपने उसको 10,000 का बेच दिया। तो जो ये 5,000 का वैल्यू एडिशन बीच में हुआ है ना, इसी को ही आप क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, या फिर ये कहें कि इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, जो फेस ऑफ प्रोडक्शन रहता है, फेज ऑफ प्रोडक्शन जो रहता है सर्कुलर फ्लो में, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। इसके अंदर वैल्यू एडिशन किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पर मेन मुद्दा कहने का ये है कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं वो या तो हायर करते हैं या परचेज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ से परचेज करेंगे, हाउस होल्ड से, ठीक है, हाउस होल्ड से परचेज करते हैं। क्या चीज़ परचेज करते हैं, ये सब फैक्टर्स, लैंड है, आपका लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब चीज़ें परचेज की जाती हैं। अब इनको यूज़ किया जाता है अलोंग विथ, किसके साथ यूज़ किया जाता है, नॉन फैक्टर्स के साथ। नॉन फैक्टर में मतलब आता है आपका कच्चा माल। इनके साथ यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। और गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस की जाते हैं किसके लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ह्यूमन वॉन्ट्स के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए। ह्यूमन वॉन्ट्स, नो एंड ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये इच्छाएं चलती रहती हैं, इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस भी कभी ख़त्म नहीं होता और ये चलता रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा फेज ऑफ इनकम जनरेशन। अब इनकम कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर देखिए, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड की गई, तो हाउस होल्ड को उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, लेबर, प्रॉफिट, ये सब मिलता है। तो ये सब पैसा जब इनके पास आता है तो उनके लिए इनकम बन जाती है, हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड के लिए इनकम बन जाती है, ठीक है। इससे जनरेट होती है इनकम, देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जब जनरेट होती है, इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज बने थे, तो वहाँ से उनको क्या होती है, फैक्टर्स जब उन्होंने यूज़ किए तो वहाँ से उनको हुई इनकम जनरेट। इसलिए इस फेस को हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ इनकम जनरेशन। और ये चीज़ याद रखनी है कि इसको हम फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब इनके पास आ जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ जाती है, तो वो उसको करता है खर्च, उसको स्पेंड किया जाता है, ठीक है। जब उसको खर्च किया जाता है तो वो किस चीज़ पर खर्च करता है, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज करेगा। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा परचेज की जाती है, अगर हाउस होल्ड परचेज करता है, ठीक है, हाउस होल्ड अगर उसको परचेज करता है तो उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर प्रोड्यूसर खर्चा करता है किस पे, फाइनल गुड्स पे, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसको आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से खर्चा किया जाता है। और ये क्या कहता है कि स्टोरी डजंट स्टॉप हियर, यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। कहने का मतलब ये क्या है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो आपका यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये जनरेट करते हैं फिर से गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में। फिर उसकी वजह से क्या, प्रोडक्शन करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर इनकम जनरेट होती है, और ऐसे ही फिर एक्सपेंडिचर होता रहता है, और ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं कि मार्केट में 3 एक्टिविटीज़ कभी भी नहीं रुकती, प्रोडक्शन, कंजप्शन और जो ये फिर से हम इनकम जनरेट होती है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये तीनों स्टेप कभी भी नहीं रुकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, प्रोडक्शन इक्वल इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर। और इसी को जो है ये एक सर्कुलर फ्लो बोला जाता है, और इसको एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अब जो भी हमने यहाँ पर ये स्टडी किया है, इसकी कुछ एजम्पशंस रहती हैं। अब एजम्पशन इसके अंदर फर्स्ट होती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के हैं, मतलब हमने अभी तक 4 सेक्टर पढ़े थे, लेकिन सर्कुलर फ्लो को जब बात करते हैं तो आप 2 सेक्टर मानकर चलेंगे फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और एक हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा क्या कहता है कि हाउस होल्ड को जितनी भी इनकम में मान के चलेंगे, एंटायर इनकम उसने जो है स्पेंड कर दी है, सारी की सारी खर्च कर दी है, कोई भी सेविंग नहीं की है उसने, ठीक है, कोई सेविंग नहीं की उसने, सारी की सारी खर्च कर दी है। और एक एजम्पशन इसके अंदर क्या लेकर चलता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो एक तरह की कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। और दूसरा मानकर चलता है कि यहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, हमने सिर्फ 2 ही सेक्टर माने हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं सारी, उसी को एक बार रिपीट किया गया है वहाँ पर, आप एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस, कि हमने इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इस चीज़ को
सर्कुलर फ्लो जो मॉडल है इसको समझने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, उसको जब कैलकुलेट करना होगा नेशनल इनकम को, तो उसके लिए हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर जैसे फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। एंड एक रहता है आपका नॉलेज ऑफ सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, और हमें इस बात की नॉलेज मिलती है कि कैसे ये सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली दो सिग्निफिकेंस इसके रहते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसे प्रिपेयर कीजिए, फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।